हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज बहुत सारे और अपडेट्स के बारे में डिस्कस करनी है। आई थिंक वी हैव टोटल 7 और 8 नेम्स। देखता हूँ, अगर मेरा एक वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आई मेक 2 वीडियोस, वरना एक ही में कवर कर लेंगे। तो पहले फिनेंशियल्स का बात करेंगे और फिर नॉन फिनेंशियल्स का बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की, जिनका तो से फॉर एग्जांपल अभी उनका तो कोई ग्रोथ है ही नहीं बिजनेस पे, ऐसे आप बोल सकते हो। स्पेशली आफ्टर द मर्जर उनका कुछ 7 to 8% के आसपास, 8-7% के आसपास उनका उनका लोन बुक का ग्रोथ आया। ठीक है, और आपने एक चीज ऑब्जर्व भी की हो कि लाइक मर्जर के बाद जाके इनका मार्जिन का भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। मतलब बिफोर द मर्जर एचडीएफसी बैंक एज अ स्टैंड अलोन एंटिटी उनका नीम हुआ करता था कुछ 4.1-4.2% के आसपास। अभी ये जो पूरा कंसोलिडेटेड जो पूरा एंटिटी हुआ है, 25-26 लाख करोड़ का जो लोन बुक वाला एंटिटी हुआ है आफ्टर द मर्जर, इनका नीम्स अभी 3.3-3.4% हो गया। तो लॉजिकली आप एक बात देखो, ठीक है, जिस बिजनेस का लोन बुक का ग्रोथ इज ओनली 7% और जिनका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, और पिछले कॉन कॉल में भी, ये तो Q2 का नंबर अभी मैं बताया आपको, ठीक है, 8% का ग्रोथ है। लेकिन Q1 में जब मिस्टर शशिधर जगदीशन कॉन कॉल चालू किया था, द फर्स्ट थिंग ही सेड इन द ओपनिंग रिमार्क के भाई हमें गाइडेंस के बारे में कुछ मत पूछो ऑन ग्रोथ गाइडेंस। ठीक है, बिकॉज क्या गाइडेंस देगा, राइट? अब देखो ना, Q2 ओवर Q2 में 7% का ग्रोथ रेट है। तो द पॉइंट इज दिस, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि लाइक अगर आपका साइज इतना बड़ा बन जाता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो, राइट? अब प्रॉब्लम एचडीएफसी बैंक का नहीं है, एसेट क्वालिटी उनका अच्छा ही है, राइट? यहाँ पे उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ की इश्यू है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको ग्रोथ का ही कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो आप स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हो, है ना? स्टॉक मार्केट के बाहर जाओ, जब लेट से लो ग्रोथ कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में आओगे, इतना वॉलेटिलिटी लोगे, है ना, इतना हेडेक लोगे, और आप ऐसे कंपनीज में पैसा डाल के रखोगे जो सिंगल डिजिट में ग्रो कर रहा है अपने लोन बुक को या सेल्स को, तो फिर आप कैसे बड़ा पैसा बनाओगे, राइट? तो वही है, लाइक इवन मैं तो देखो, मेरे को वो फंडा भी नहीं है कि रिटायरमेंट के टाइम ये स्टॉक लेने का एंड ऑल दैट, वो सब भी नहीं है। मुझे लगता है कि जब लोग जिंदा है, वो जवान है, राइट, उन्हें ग्रोथ के पीछे भागना है अगर मार्केट में आ रहे तो ऐसे 7-8% का ग्रोथ, फिर उसके बाद जाके निम्स का भी कॉन्ट्रैक्शन है। आप कॉन कॉल भी सुनोगे ना, कुछ दिन बाद ही तो इनका पूरा रिजल्ट आएगा, फिर मैनेजमेंट का सुनोगे। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग फॉर मी टू टेल यू कि एचडीएफसी बैंक में कुछ है। हाँ, एक बात मैं बोल सकता हूँ कि लाइक उसका एसेट क्वालिटी बहुत अच्छा है, मतलब स्टॉक गिरेगा नहीं, लेकिन बनेगा भी तो नहीं ना। अब वही घूमता रहेगा 1300, 1600, 1700, 1500, 1800, और लोग वही सोचो ना, ऐसे स्टॉक्स में रह के, सिंस उनको ग्रोथ का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो क्या किया उन्होंने, पुराने दिन के एचडीएफसी बैंक को देखते हुए यहां बैठे रहा, और पूरा बुल मार्केट मिस हो गया पिछले 4-5 साल से। और ये बहुत रिटेल इन्वेस्टर का कहानी है। सो ये हो गया एक एचडीएफसी बैंक का कहानी। अब दूसरा हम चलो बात करते हैं अभी एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी एक बात करते हैं, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बेसिकली सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसका 70% के आसपास उसका बुक माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में है, ठीक है, और बाकी उनका कुछ आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग, फिर आई थिंक कमर्शियल व्हीकल वगैरह कुछ सिक्योर्ड रिटेल में है, दैट इज रिमेनिंग 30%। सूर्योदय वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू माइक्रो फाइनेंस बेस्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका एसेट क्वालिटी ठीक था आफ्टर Q1, ठीक है। बाकी तो आपने देखा ही होगा, राइट, कितने सारे माइक्रो फाइनेंस बेस्ड एनबीएफसीज, इवन कुछ माइक्रो फाइनेंस बेस्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का भी एसेट क्वालिटी खराब हो गया था। जैसे आपने देखा होगा ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक का खराब हो गया था। और एनबीएफसी में तो कितना था, राइट, स्पंदना स्फूर्ति, फिर आपका फ्यूजन, फिर अरमान, राइट, कितना कुछ का था। सूर्योदय का ठीक था, ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली सूर्योदय का भी, अगर आप Q2 ओवर Q2 जिनका अपडेट आया, राइट, इनका एसेट क्वालिटी थोड़ा खराब हुआ, ठीक है। अब एसेट क्वालिटी खराब हुआ मतलब ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट देन अगेन, राइट, जीएनपीए नंबर हैज गॉन अप, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन। एंड देन अगेन हैविंग सेड दैट, इनका कलेक्शन एफिशिएंसी भी थोड़ा घटा। इफ यू लुक एट द Q2 ऑफ लास्ट फिस्कल, तो जो कलेक्शन एफिशिएंसी था, अभी एफिशिएंसी थोड़ा घटा। तो ऑफ कोर्स अगर कलेक्शन एफिशिएंसी थोड़ा मतलब इफ इट इज ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स, इट आल्सो शोज के लाइक मे बी देयर इज सम स्ट्रेस इन सम पॉकेट। अब कौन सा पॉकेट है वो तो मैनेजमेंट कॉन कॉल में बताएगा, ठीक है। लेकिन अगेन ये जो एसेट क्वालिटी खराब हुआ, दैट्स नॉट अ गुड साइन, बिकॉज फाइनेंशियल्स में अगर एसेट क्वालिटी खराब होता है तो बाकी कोई मेट्रिक ना देखने के बराबर ही हो जाता है। बट ऐसा भी नहीं कि सूर्योदय का बहुत बड़ा एसेट क्वालिटी खराब हुआ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेसेस भी होता है। तो इनका कुछ 20-30 बेसिस पॉइंट से जीएनपीए नंबर बढ़ा, ज्यादा कुछ भी नहीं है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, अगर डिटेरियोरेट हुआ तो खराब है। सूर्योदय का एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूं कि
यहाँ पे इनका लोन बुक का ग्रोथ, ठीक है, बहुत तगड़ा रेट पे है, ठीक है। आई मीन दे आर ग्रोइंग, आई थिंक दे वर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैटेगरीज में भी, ठीक है। इनका आई गेस अभी भी नंबर्स में अगर बताऊं, इनका AUM 35% से बढ़ा, डिपॉजिट आई थिंक इनका और भी अच्छे रेट से बढ़ा, 39% से बढ़ा। तो सूर्योदय इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, ठीक है, सब अच्छा हो रहा है उनका, राइट। लेकिन एसेट क्वालिटी, और बाय द वे अगर मैं इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं ना, 2-3 साल पहले सूर्योदय का बहुत बुरा हालत हो गया था, उनका तब GNPA आई थिंक 9-10% के ऊपर था। लेकिन फिर क्या हुआ, मैनेजमेंट ने आके पूरा चीज को, मतलब अब बोल सकते हो कि पूरा रिफॉर्म हुआ बिजनेस का, और एसेट क्वालिटी को बेटर करते करते ये 2% के लेवल पे लेके आया। लेकिन ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, ये जो क्वार्टर है, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर आफ्टर अ लॉन्ग सीरीज ऑफ क्वार्टर्स, मैं यहाँ पे सूर्योदय का देखा कि एसेट क्वालिटी थोड़ा खराब हुआ ऑन अ YOY लेवल पे, इवन ऑन अ QOQ आई थिंक द GNPA नंबर आल्सो हैज गॉन अप, सो यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल। और माइक्रो फाइनेंस स्पेस में मैं एक ही चीज देख रहा हूँ, हीट वेव हो गया, फिर वो क्या बोलते हैं, मतलब फिर हमारा इलेक्शन था, राइट, फिर कहीं पे मॉनसून का प्रॉब्लम, कहीं फ्लड का प्रॉब्लम, तो सबसे पहले माइक्रो फाइनेंस इफेक्ट होता है, राइट। तो इसीलिए ये सारे एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के वजह से भी आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। प्रॉब्लम्स मतलब यहाँ पे वही कलेक्शन एफिशिएंसी नीचे की तरफ जा रहा है, सो इसीलिए फाइनेंशियल्स को ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ रहा है। सो यहाँ पे दे आर गेटिंग हिट ऑन मार्जिन्स, दे आर गेटिंग हिट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, ROE नंबर्स, राइट। तो सूर्योदय का ऑफ कोर्स अभी तो ROE और वो सब पूरे इनकम स्टेटमेंट आए नहीं, बिकॉज ये सब अपडेट्स है, बट आई गेस सिंस इनका GNPA बढ़ा तो ऑफ कोर्स इनको ज्यादा प्रोवाइड भी आई गेस करना पड़ा, एंड आई थिंक दैट माइट टेक अ हिट। मतलब आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू ग्रो पैट एट द लेवल एट विच द AUM ग्रू, विच इज अराउंड एट 35%। सो देखते हैं सूर्योदय का कैसे कैसे आता है पूरा। लेकिन ये वर्सेनिंग एसेट क्वालिटी इज बिट ऑफ अ कंसर्न। मतलब देखो क्या प्रॉब्लम है, एक तरफ HDFC बैंक में ग्रोथ नहीं है, एसेट क्वालिटी ठीक है, और यहाँ पे तगड़ा ग्रोथ है लेकिन थोड़ा एसेट क्वालिटी खराब हुआ। मतलब बेसिकली देखो, एज एन इन्वेस्टर आपको अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस को ना बहुत तगड़ा रखना चाहिए। आपको चाहिए ग्रोथ, ग्रेट एसेट क्वालिटी और ROE का नंबर बढ़ते जा रहा है, तब जाके आप एक कंपनी में लोगे, राइट। और आप बोलोगे ऐसे कंपनीज तो बहुत कम है, एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी कंपनी स्टॉक मार्केट में आपको मना ही करना है, राइट। रिजेक्शन माइंडसेट बिल्ड करनी है, नॉट एक्सेप्टेंस माइंडसेट, ठीक है। फिल्टर रखना पड़ेगा, बहुत एक स्ट्रॉन्ग फिल्टर। तो जैसे मैं सूर्योदय को भी नहीं लूंगा अभी बिकॉज एसेट क्वालिटी खराब हुआ, और HDFC बैंक को मैं लूंगा तो पक्का ही नहीं, बिकॉज उनमें तो ग्रोथ ही नहीं है, करेक्ट। और अगर दोनों में से अगर मुझे आप बोलोगे कि लाइक बंदूक रख के दोनों में से कौन लेगा, मैं बोलूंगा भाई बंदूक चला दे, ठीक है, सिंपल सी पॉइंट है। अब चलिए तीसरा एक फाइनेंशियल का भी बात करते हैं, वो NBFC कैटेगरी में है। अब तो दोनों का बात करना पड़ेगा, ठीक है, बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता ही है, राइट, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कुछ दिन पहले लिस्ट हुआ, ठीक है। तो अभी अलग से बात करते हैं, पहले हम बजाज फाइनेंस का बात करते हैं। बजाज फाइनेंस कंटिन्यू टू ग्रो एट अ डिसेंट पेस, उनका लोन बुक आई थिंक 29% से ग्रो किया। मैनेजमेंट का एक कहना था पहले भी कि कोविड के बाद जब इकोनॉमी वापस आया, राइट, तो जो वो कोविड वाला ईयर्स था उसके कंपैरिजन में तो ऑफ कोर्स आपका ग्रोथ रेट तो तगड़ा दिखेगा, करेक्ट। तो उस टाइम पे आप देखोगे बजाज फाइनेंस 34-35% से भी ग्रो किया इन आई थिंक FY23 ओवर 22। मैं लोन बुक का ग्रोथ का बात कर रहा हूं। लेकिन अभी मैनेजमेंट क्या बोलता है, उनका जो ये गाइडेंस वाला जो एक पर्टिकुलर पेज आता है PPT में, तो उन्होंने वही बोला दैट वी विल ग्रो बिटवीन 26 एंड 28% के बीच में, ठीक है। इसका मतलब 26-28% मतलब मैनेजमेंट ये बता रहे कि वो अगले 3 साल में अपने लोन बुक को तो मोटा मोटी डबल कर देगा। लेकिन बात यही पे आता है कि राइट, अभी जो बजाज फाइनेंस का ग्रोथ है, राइट, अभी आप एक नॉर्मल FY24 के साथ कंपेयर कर रहे हो जो प्री कोविड के टाइम के जमाने का में था, राइट। सो कोविड वाला के बाद जो पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ा था वो अभी थोड़ा थोड़ा कम हो गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बट ज्यादा भी नहीं, बिकॉज अगर आप HDFC बैंक को देखोगे एंड 7% का ग्रोथ है, SBI को देखोगे वही सिंगल डिजिट का ग्रोथ है। बजाज फाइनेंस, एंड आई नो HDFC एंड SBI आर लाइक ऑलमोस्ट 7, 8, 9, 10 टाइम्स ऑफ बजाज फाइनेंस, लेकिन फिर भी बजाज फाइनेंस ऑलमोस्ट तो 4 लाख करोड़ का लोन बुक हो ही गया है, आई थिंक 3.75 लाख करोड़ का लोन बुक है, लेकिन उसमें अभी भी इसमें इनका 29-28% का ग्रोथ आ रहा है, विच इज प्रीटी इंप्रेसिव। बट यहाँ पे बात क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये तो आपका अपडेट्स है, बिजनेस अपडेट है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन किस लेवल पे हो रहा है। तो बेसिकली बजाज फाइनेंस क्या कर रहा है, बजाज फाइनेंस इज नाउ फोकसिंग मोर ऑन द सिक्योर्ड साइड ऑफ द बुक, ठीक है। मतलब सिक्योर्ड साइड ऑफ द बुक मतलब से आज ये जो अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक था ना, ये जो कंज्यूमर लेंडिंग एंड ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलिंग लेंडिंग, ठीक है, इनमें फोकस तो रहेगा, लेकिन सिक्योर्ड साइड ऑफ द बुक में ज्यादा फोकस करेगा। ये सब ऑटोज, टू व्हीलर्स,
फोर व्हीलर्स, अब तो उनका सब्सिडियरी भी अलग से बना दिया हाउसिंग फाइनेंस का। तो देखो, जब आप अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हो, मतलब क्या, यहाँ पे आपके कस्टमर का कोलैटरल आपके पास रहेगा, राइट, लेकिन आपका यील्ड थोड़ा कम आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, राजीव जैन ने पिछले 2-3 क्वार्टर से यही बता रहे कि वी विल ग्रो द लोन बुक बिटवीन 26-28% एंड हमारे मार्जिन थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। इसका मतलब क्या, दैट आपका जो ईपीएस का ग्रोथ या पैट का ग्रोथ माइट नॉट बी एट द सेम रेट एट विच द लोन बुक इज ग्रोइंग। तो मे बी पैट कैन ग्रो एट 15%, 20% एंड ऑल दैट। अब क्या होता है ना, जब कोई मार्जिन कॉम्प्रेशन होता है, मतलब शेयर होल्डर को कम वैल्यू एडिशन होता है, गॉट इट, मतलब यहाँ पे उनको जो ग्रोथ मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ द चेंज इन अ बिट ऑफ अ बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। तो आपको ये चीज भी देखना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस इतने हाई प्राइस टू बुक में है, इतने हाई प्राइस टू बुक में इफ यू से फॉर एग्जांपल हैव अ मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन काइंड ऑफ अ सिनेरियो, तो आप देखते हो कि स्टॉक उतना चलता नहीं है, राइट। बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट, कंपनी तो अच्छी है, बहुत ही स्टेबल कंपनी है, लेकिन हैविंग सेड दैट अगर सोचो ऐसा सिचुएशन होता है कि लोन बुक 30-35% से ग्रो कर रहा है और लेट से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता, पैट 50% से ग्रो करता, तब आप देखता ये स्टॉक इस हाई पीबी में भी, पीबी मतलब प्राइस टू बुक में भी स्टॉक नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो यही वाला इशू है, वरना और तो कुछ नहीं है। बजाज फाइनेंस के 2 प्रोडक्ट्स पे आरबीआई ने वो बैन लगाया था, वो भी हटा दिया, राइट, एंड आई गेस वो भी कंट्रीब्यूट करने लगेगा टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ, वो तो देखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स मतलब और तो अपडेट्स में कुछ नहीं है। अब देखते हैं जब Q2 का नंबर आएगा, कॉन कॉल होगा, तो मैं फिर से वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि राजीव जैन और कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या क्या बोला। ये हो गया। अब चलिए अब उसके बच्चे के बारे में बात करते हैं, जिनका आईपीओ आया कुछ दिन पहले एंड क्रिएटेड बहुत हल्ला, हर जगह में बहुत लोगों ने अप्लाई किया इस कंपनी में। तो बेसिकली आप देखो, अगर मैं बजाज हाउसिंग का बात करूं, ठीक है, एयूएम का ग्रोथ इज ओनली 26%, मतलब इफेक्टिवली बजाज फाइनेंस विद अ फार हायर लोन बुक ग्रीव एट अ फास्टर पेस देन बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का लोन बुक का साइज है 1 लाख करोड़, बजाज फाइनेंस का लोन बुक का साइज कितना है, 3.7 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। अब द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक कि बजाज हाउसिंग जिसका जो छोटा है हैज टू बी ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन इट्स पेरेंट ना, मतलब फिर मैं हाउसिंग को क्यों लूं, है ना, तो मैं बजाज फाइनेंस ही लेकर रख लूंगा। द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लाइक ये एक पॉइंट है कि लाइक अगर तुम्हारा प्राइस टू बुक इतना हाई है जिस पे बजाज हाउसिंग लॉन्च किया, फिर तुम 25-26% से भी ग्रो कर रहे हो, इट्स नॉट वेरी इंप्रेसिव। आई टेल यू व्हाई। आप अगर हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में देखोगे ना, देयर इज एप्टस, देयर इज होम फर्स्ट फाइनेंस एंड देयर इज इंडिया शेल्टर, ये तीनों नाम तो ऐसे ही है। इवन आवास को भी आप बोल सकते हो, बिकॉज आवास का रेट भी वही 25% के आसपास है। एक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है आधार हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, उसका भी 20 और 25% के रेंज में उसका ग्रोथ आता है। तो ये जो 4-5 मैंने नाम बोला, ये 4-5 नामों का आरओई का नंबर भी बजाज हाउसिंग का जो आरओई है उससे हायर है या वही लेवल पे है, एंड दे आर ऑल ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस और एट अ पेस इक्विवेलेंट टू व्हाट बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज ग्रोइंग टुडे, 26% का, और उन सब का प्राइस टू बुक इज वे लोअर देन बजाज हाउसिंग का। तो यहाँ पे मैं बजाज हाउसिंग पे जाऊंगा क्यों, राइट, और तुम्हारा पेरेंट भी तुमसे ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक, जैसे आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, लेट्स से एक और एग्जांपल लेके अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मतलब अगर मैं किसी का आईपीओ निकालता हूं, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स लोगों को क्या लगता है ना यहाँ पे के लिए, यू नो, इतना बड़ा बजाज का ब्रांड है तो पैसा बन ही जाएगा। लोगों ने जो लिस्टिंग के बाद पैसा डाला और उनका पैसा अटक गया वहां से। तो आई थिंक द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके दिस, आपको पीयर टू पीयर लेवल में देखना पड़ेगा कि बाकी कंपनीज क्या कर रहा है। अगर कोई कंपनी प्राइस टू बुक 3.5 में है फॉर एग्जांपल, और लेट से वो 40% से ग्रो कर रहा है इन द सेम स्पेस, और लेट से आपका प्राइस टू बुक है 7.5 और आप 25% से ग्रो कर रहे हो, तो लोग तो वही स्टॉक में पैसा डालेगा ना, राइट, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ क्रिटिकल है, जो आपको समझना पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स को ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता है। 35% का ग्रोथ का इंजन विल ग्रो एट अ फास्टर पेस, मतलब उसका स्टॉक भी ज्यादा पैसा बनाता है देन अ 25% का ग्रोथ का इंजन। और अगर आप एक हाई प्राइस टू बुक दे रहे हो किसके लिए, अब देखो कहानी कुछ भी रच लो अपने दिमाग में, ये बजाज का ग्रुप है तो मार्केट ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं ऑल दैट, ये सब बकवास करोगे तो पैसा तुम ही नहीं बनाओगे, ठीक है, सिंपल सी पॉइंट है। शायद तुम मेरे साथ आर्गुमेंट पे जीत जाओ, लेकिन तुम ही पैसा नहीं बना रहे हो, मैं पैसा बना रहा हूं। सो दैट इज द पॉइंट हियर। सो आर्गुमेंट करके कोई फायदा है नहीं। ये जो एचडीएफसी बैंक का जो फॉलोअर्स है, ठीक है, 4 साल से पूरा ये बुल मार्केट ही पूरा छूट गया उनसे, और सिर्फ आर्गुमेंट करता गया, उनको डिफेंड करता गया, लेकिन तुम ही पैसा नहीं बनाया,
तुम ही नहीं तुम्हारे क्लाइंट्स को भी पैसे बनाने नहीं दिया, और सर बैठे हो कहानी रच रहे हो। सो वही है 7% का ग्रोथ वाला बिजनेस एचडीएफसी बैंक, क्या लोगे उसको? ठीक है, मतलब 7% से तो ज्यादा रेट से कोई ये कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब एफडी वाला रेट है ये, है ना। तो मतलब क्या बोले, अब ये सब बड़े बड़े अब हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्लासेस लेके लोग आते हैं यहाँ पे, लाइक 10 साल पहले ये हुआ था वो हुआ था। मार्केट फ्यूचर का देखता है, मार्केट पास्ट का नहीं देखता है। पास्ट का आप देखते हो, इमोशंस आपका है, मेमोरी आपका है, मार्केट का कुछ नहीं है। सो ये हो गया आपका बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग, ठीक है। तो बात है, चलो बाकी का भी कर लेते हैं बिकॉज सिर्फ 14 मिनट्स ही हुआ है। अभी डीमार्ट का बात करते हैं, अगेन सेम स्टोरी, ठीक है। डीमार्ट एक ऐसा कंपनी है जिसका 100-150 के आसपास का पी है, पता नहीं कितना पी है, सिर्फ 13% से ग्रो किया, 13। अब अगर आप देखोगे इंडिया में कितने ऐसे रिटेल कंजम्पशन बिजनेसेस है, अगर आप रिटेल साइड में देखोगे, आप कितने कंपनीज आपको ज्वेलरी में मिलेगा, कितना कंपनी आपको अपैरल के साइड में मिलेगा, राइट, जो कितने तगड़ा रेट से ग्रो कर रहे हैं, और ये ग्रो कर रहे हैं 13% से। अब अगर आपका टोटल बिजनेस, और डीमार्ट का भी आज इतना सारा स्टोर्स हो गया ना, उनका जो स्टोर एडिशन का काउंट भी बहुत कम है, ठीक है। मतलब साल में आई थिंक दे ऐड स्टोर बाय 10%, मतलब 10% स्टोर ग्रोथ होता है, कुछ उस तरीके का है। और अगर आपका 13% का ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है, मतलब आपके एग्जिस्टिंग स्टोर्स में उतना ग्रोथ नहीं है, मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जिसको बोलते हैं। बिकॉज अगर मैं थोड़ा सा ही एक बेसिक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेट करूं कि तुमने 13% से ग्रो किया और तुम्हारा का स्टोर एक्सपेंशन रेट इज 10%, मतलब नया स्टोर्स तुम्हें 10% का वॉल्यूम दे रहा है, राइट, और टोटल 13 मतलब 3% जो एक्स्ट्रा है वो एग्जिस्टिंग स्टोर से आ रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग स्टोर्स तुम्हें ज्यादा पैसा बना के नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। आपने देखा होगा, राइट, कितने सारे कंपनीज को मैं कवर करता हूं, ज्वेलरी हो या अपैरल स्पेस में हो, जिनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ लेट्स से 15, 20, 30, 35% का भी है, राइट। मतलब एग्जिस्टिंग स्टोर्स आर ऑपरेशनली एक्सट्रीमली एफिशिएंट, ठीक है, वरना एसएसएसजी का ग्रोथ उतना हाई रेट में नहीं आता। फिर ऑफ कोर्स वो लोग भी स्टोर एडिशन कर रहे हैं, तो मिलके क्या हो रहा है, उनका 40-50% का सेल्स ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे तुम्हारा मतलब 13% का सेल्स ग्रोथ, मतलब तुम्हारे इफेक्टिव स्टोर्स ही मतलब तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू एडिशन नहीं दे रहे। लास्ट ईयर जो था, इस साल भी तुम्हारा वही है। अब वही बात है, क्या ले अब डीमार्ट को। और डीमार्ट का एक और प्रॉब्लम भी हो गया था, उनका मार्जिन का भी इशू आ गया था, बिकॉज उनका 2 सेगमेंट है ना, एफएमसीजी और दूसरा है नॉन एफएमसीजी, ठीक है। नॉन एफएमसीजी जो सेगमेंट था उनका, वो हायर मार्जिन वाला सेगमेंट था, लेकिन कोविड के बाद ये जो इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम आया, तो वो वाले सेगमेंट में भी इनका वॉल्यूम्स थोड़ा ठप हो गया। तो ज्यादा माल तो बेच रहा था इन द एफएमसीजी स्पेस, लेकिन ओवरऑल बिजनेस में मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो गया था। लेकिन लास्ट क्वार्टर में इनका थोड़ा बहुत मार्जिन मैंने देखा कि ढंग के जगह में आया। अब देखते हैं इस क्वार्टर में क्या होता है। लेकिन देखो पॉइंट वही है ना, अगर इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता भी है, लेट्स से अगर इनको मार्जिन एक्सपेंशन और होता है, वो जो नॉन एफएमसीजी वाला सेगमेंट है, ठीक है, जहां पर वो ये सब दूसरी चीजें बेचते हैं, वो टॉयज बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, ठीक है, टॉयलेटरी का सामान वगैरह बेचते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ऑफकोर्स दूसरे ब्रांड्स का, तो यहाँ पे ये लोग ज्यादा पैसे बनाते हैं, ज्यादा मार्जिन डिमांड बनाते हैं देन लेट्स से एफएमसीजी आइटम्स में, फूड एंड नॉन फूड, ठीक है। द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए, अगर इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है तो क्या ही फायदा है ना। मतलब अगर लेट्स से आगे जाके ये लोग Q2 में या इवन Q3 में ये लोग नॉन एफएमसीजी सेगमेंट में ज्यादा भी सेल करे और भी करे, लेकिन ओवरऑल सेल्स ग्रोथ तो 13% है ना। तो 12-13% के लिए, मतलब इफ यू लुक एट आवर कंट्रीज नॉमिनल जीडीपी, वो 13-14% ही है, एंड डीमार्ट इज गोइंग एट पार विद दैट। सो बेसिकली मैं इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स में ना पैसा डाल दूं, है ना, मैं डीमार्ट में, और वो भी 100-150 के पी में, निफ्टी इंडेक्स का पी तो 150 आई गेस नहीं है ना, उससे कहीं कम है। और मुझे आई गेस निफ्टी इंडेक्स में अगर मैं डालूं सारे कंपनीज का, अगर मैं सेल्स ग्रोथ देखूंगा तो उतना ही 9, 10, 11, 12, 13% के रेंज में ही आएगा। तो मैं निफ्टी इंडेक्स ले लूं एट अ मच लोअर पी देन डीमार्ट ले लूं एट द सेम ग्रोथ एट अ मच हायर पी। किसके लिए? बिकॉज उसका पास्ट में राधा कृष्णन दामानी चलाया, वही सेम एचडीएफसी बैंक वाला कहानी। क्योंकि अगर आप पिछले कहानी में इमोशनल होके बैठे हो, तभी जाके आपका कोई पैसा नहीं बनने वाला है। सिंपल सी पॉइंट है, पास्ट देखना बंद करो, रियलिटी को समझो और आगे देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीमार्ट का। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, हाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का आई गेस मैंने डिस्कशन करना भूल गया, तो चलो बैक टू फाइनेंशियल सेकंड फॉर वन कंपनी। देखो अभी यहाँ पे ये जो सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, ठीक है, आपने देखा होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने सबने अपने एसेट क्वालिटी को इंप्रूव किया पिछले 2-3 साल लेके, ठीक है। मतलब रिकवरीज एंड अपग्रेड्स उनका बढ़ा और उनका इंक्रीमेंटल स्लिपेजेस कम हुआ, ठीक है। बाय द वे, अगर आपको ये सब टर्म समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं नीचे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाल दूंगा, मेरा वो फाइनेंशियल वर्कशॉप ले लो, एक बार वो देख लोगे ना, पूरा जिंदगी का स्किल सेट बन जाएगा पूरा फाइनेंशियल स्पेस में, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और आगे जाके
खुद कन्विक्शन से ट्रैक करोगे, पैसा डालोगे, निकालोगे और मैनेज कर पाओगे खुद का लोगों का पोर्टफोलियो इन द फाइनेंशियल स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे चलो कमिंग बैक टू बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पे बात वही पे आ रहा है ना कि क्या हो रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी 2-3 साल से एसेट क्वालिटी बेटर हो रहा है, राइट, और एसेट क्वालिटी बेटर हो रहा है, इसके वजह से क्या हुआ, ईपीएस में तगड़ा ग्रोथ आ रहा है, इसीलिए अब देखोगे पीएसयू का स्टॉक्स बढ़ा। लेकिन एक पॉइंट है कि लाइक एसेट क्वालिटी कब तक बढ़ाएगा पीएसयू बैंक, हमें तो आगे का देखना है ना, फ्यूचर का देखना है, पास्ट का नहीं है। पास्ट का बात किया मैंने अभी, ध्यान से सुनो, 2-2.5 साल का, आगे जाके इनका जीएनपीए नंबर 3% से तो जीरो नहीं होगा, करेक्ट। पीएनबी तो जैसे अपने जीएनपीए नंबर को 12% से अभी आई गेस 5% के नीचे लेके आया, लेकिन 5 से तो 1 नहीं होगा ना। द पॉइंट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से इसके लिए यहाँ पे इनका लोन बुक का उतना ग्रोथ नहीं है, ठीक है। जैसे कोई भी आप यूको बैंक, पीएनबी, कनाडा बैंक, फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, इनका लोन बुक का ग्रोथ वही 8 और 12% के रेंज में होता है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का भी लोन बुक 12.5% से ग्रो किया, 12.5% Q2 ओवर Q2, ठीक है, और डिपॉजिट ग्रो किया 9-10% के रेंज में। मतलब क्या, इफेक्टिवली मार्केट शेयर ये सब खा रहा है, मतलब मार्केट शेयर गवा रहे हैं ये लोग, सॉरी, मार्केट शेयर गवा रहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। क्यों? बिकॉज सिस्टम क्रेडिट इज ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 15%, ठीक है, एंड ऑल दिस पीएसयूज आर एक्चुअली लूजिंग मार्केट शेयर, बट इन अ वियर्ड केस सिनेरियो सिंस इनका ईपीएस बढ़ते जा रहे हैं पागलों की तरह, ठीक है, बिकॉज इनका प्रोविजंस कम हो रहा है, राइट, इनका एसेट क्वालिटी बेटर होते जा रहा है, इनका भी स्टॉक्स अब बढ़ रहे हैं, जबकि इन रियलिटी दे आर लूजिंग मार्केट शेयर। बट दिस इज एन ओके सिनेरियो, राइट, बिकॉज सी थिंक अबाउट दिस, राइट, अगर मेरा ईपीएस का ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, तगड़ा रेट में ग्रोथ आ रहा है, तो आप देखोगे शेयर होल्डर को भी बेनिफिट मिलता है ना, मार्केट से बेनिफिट मिलता है। लेकिन हमें आगे का देखना है, फ्यूचर का देखना है, फ्यूचर में इनका एसेट क्वालिटी में और इतना इंक्रीमेंटल क्या इफेक्ट होगा, ऑलरेडी अच्छा बन गया और कितना अच्छा बनेगा, गॉट इट। मतलब जीएनपीए तो जीरो नहीं हो सकता है ना, तब तो बिजनेस ही बंद करना पड़ेगा। फाइनेंशियल्स में जब तुम लेंडिंग बिजनेस करोगे तो जीएनपीए नंबर रहेगा ही, लेकिन 12 से तो 4 का जो रिकवरी है, जो पीएनबी का था, 4 से और कितने आगे बढ़ेगा, 3 होगा, 2 होगा, फिर से आगे जाके थोड़ा बढ़ेगा, राइट। मतलब क्या, आगे जाके खेल होगा ग्रोथ का, कि तुम लोन बुक को किस रेट से ग्रो कर रहे हो, तुम नया क्लाइंट्स को ला रहे हो कि नहीं। और आजकल के जमाने में आप देखो ना, ये सब जो नौजवान है हमारे देश में, इनके पास, किसी के पास पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट थोड़ी होता है, सब प्राइवेट बैंक्स के साथ, फिनटेक्स के साथ सब लोग जुड़ रहे हैं। सो ये हो गया आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है। आई गेस सब कुछ तो मैंने, चलो एंजल वन का भी बात कर लेते हैं। अब देखिए ब्रोकरेज स्पेस में तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा है, ठीक है, सेबी एकदम पूरा पीछे लग गया, ठीक है, ये सब एफएनओ का सारे मार्जिन्स में जो पैसा डालता है, मतलब जो लोगों को मिनिमम जो पैसा लाना पड़ता है उसको 3 गुना कर दिया, पता नहीं क्या हो रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मुझे सिर्फ एंजल वन का मैनेजमेंट से सुनना पड़ेगा Q2 में, ये जो रिसेंट जो इवेंट्स हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे सेबी हो, हमारे पता नहीं और भी गवर्नमेंट हो या जो भी हो, सब कोशिश कर रहे हैं कि एफएनओ का इतना जो तगड़ा वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी, एंड सिंस इतने लोग एफएनओ में पैसे गवा रहे हैं, सो वी नीड टू कर्टेल दिस गैम्बलिंग बिहेवियर, और उसी वजह से वो ये सब इक्विटी डेरिवेटिव में नया नया रूल्स ला रहे हैं ताकि लोग और ज्यादा पैसे लेके आए, राइट। लोग तो वैसे ही पैसे गवा रहे हैं, अब और पैसे लेके आएगा तो और गवाएगा, ठीक है। सो ऐसे भी आप देख सकते हो। दूसरे एंगल से एंजल वन का मैनेजमेंट ने पिछले कॉन कॉल में एक चीज भी बताया था कि जिनको जुआ खेलना है ना, वो जुआ खेलेगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ब्रोकरेज फीस बढ़ा के भी कुछ फायदा नहीं होता है। तो इंसान का फितरत ही वैसा है ना, राइट, मतलब अगर उनका लत लग गया एफएनओ में तो वो एफएनओ करेगा। ये मत सोचो ये तो जो सेबी वगैरह ये सब जो कर रहा है बिकॉज उनको भी दिखाना है कि दे केयर अबाउट द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, मार्केट का वॉच डॉग है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट जिनको एफएनओ करना है वो तो पक्का करेगा। ऐसा कोई नहीं है कि सेबी का गाइडलाइन दिखा और फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल उससे एंजल वन ने लेट्स से ब्रोकरेज फी बढ़ा दिया तो वो बोलेगा अरे नहीं ठीक है फी बढ़ गया, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। वो फितरत में है, वो आपके इसमें है, मतलब आपके बिहेवियर में वो एक डीपली इनग्रेन्ड एक पैटर्न है, तो उसको आप ऐसे ही आप हटा नहीं दे सकते हो। बट देन ठीक है, मार्केट रेगुलेटर है, उनको भी अपना काम करने दो। तो एंजल वन का देखो, एंजल वन का एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ, देयर इज अ स्लो डाउन इन द ग्रोथ, ठीक है। मैं कैसे बोलता हूँ कि लाइक आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज एंजल वन का भी 70% के ऊपर का सेल्स आता है एफएनओ टर्नओवर से, ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में से, राइट। उसमें इनको एक फिक्स्ड एक पर्टिकुलर एक इनकम मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ, अब ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर मैं Q2 ओवर पिछले Q2 का बात करूं, मतलब पूरा 3 महीने का क्वार्टर का बात करूं, सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ग्रीव अराउंड 44% के आसपास, ठीक है, Q2 ओवर लास्ट Q2, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ लास्ट मंथ का डेटा देखोगे, जो आई थिंक कल ही या आज को जो आया, जो मैं सुबह देख रहा था, तो सितंबर ओवर सितंबर में, विच वाज द लास्ट मंथ इन Q2, राइट, बिकॉज Q2 में क्या है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हैं, करेक्ट। सो सितंबर में ओवर पिछले सितंबर जो मंथ ऑन मंथ का जो डेटा दिया है इन द मंथली अपडेट, वहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स ओनली ग्रीव 36%। सो क्या
पूरे क्वार्टर में तो जुलाई अगस्त सितंबर मिलाओगे पिछले जुलाई अगस्त सितंबर से तो 44% का ग्रोथ है। लेकिन उस तीनों महीने में इन दैट क्वार्टर जो लास्ट वाला महीना है सितंबर, उसमें यू वुड सी दैट द पेस ऑफ ग्रोथ हैज कम डाउन टू 36%। और शायद इसलिए हुआ ये सब जो सेबी वेबी जो कर रहा है इसके वजह से, राइट। तो मे बी, बट मुझे मैनेजमेंट से सुनना पड़ेगा, सिर्फ एक अपडेट मिलना है, राइट। और मैं ज्यादा अपना ओपिनियन देना नहीं चाहता हूं बिकॉज आई जस्ट वांट टू हियर द मैनेजमेंट और फिर उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करके मैं देता हूं, ठीक है। ये है मेरा काम, मेरा क्रिएटिविटी यही है कि मैं बहुत कुछ पढ़ के, ठीक है, कंपनी के से पढ़ के सिंपल लैंग्वेज में करके इनसाइट्स निकाल के आपको दूं rather than मैं अपना अनशन्ड ओपिनियन दूं। सो ये हो गया बात। दूसरा चीज तो ये है कि अगर आप ये भी देखोगे उनका एवरेज डेली टर्नओवर जो है इन द एफएनओ स्पेस, राइट। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मैंने बोला 36% से ग्रो किया और एवरेज डेली टर्नओवर भी इनका कुछ 47% से ग्रो किया। तो ग्रोथ है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं है। क्लाइंट का भी इनका जो बेस है दैट ग्रू आई थिंक 60% YOY इन Q2 ओवर Q2, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज अगेन एवरेज डेली टर्नओवर में भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन देख रहा हूँ क्योंकि अभी 47 है, लेकिन 47 सितंबर ओवर सितंबर में है। लेकिन अगर Q2 ओवर Q2 देखोगे सेम लॉजिक पे, आई थिंक द ADTO का जो टर्नओवर है दैट ग्रू 55%, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है। एंजल वन तो ऑफकोर्स अभी तो बहुत सारे जगह में घुसने का कोशिश कर रहा है, जैसे उनका जो SIP डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है, राइट। मतलब आपने और एंजल वन अभी एक पूरा फिनटेक कंपनी बनने का कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके वेल्थ मैनेजमेंट से लेके एसेट मैनेजमेंट से लेके सब कुछ में जाएगा। दे डोंट वांट टू बी जस्ट अ ब्रोकरेज कंपनी बिकॉज अब देख ही रहे हो, राइट। ब्रोकरेज में इतने सारे लोचा है, राइट। डिस्काउंट ब्रोकर है लेकिन फिर भी अब देख रहे हो कभी से भी पीछे पड़ जाता है और इट्स हाईली रेगुलेटेड। सो इट मेक्स सेंस फॉर एंजल वन आल्सो टू मूव इनटू वेल्थ मैनेजमेंट। जैसे आज आप देख रहे हो ब्रोकरेज कंपनीज आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑल दिस नॉनसेंसिकल थिंग्स आर हैपनिंग व्हिच इज डायरेक्टली, मतलब ये जो एफएनओ को टारगेट करेंगे, एफएनओ लोग कम करे इसलिए कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कुछ सही है या गलत, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन इससे क्या होता है ना, ब्रोकरेज कंपनीज का इनकम में डायरेक्ट हिट होता है, राइट। लेकिन दूसरा जो कंपनीज, लेट से अगर आपका ब्रोकरेज भी है, लेकिन लेट से अगर आप मोतीलाल टाइप का कोई कंपनी हो, नुवामा टाइप का कोई कंपनी हो, उनका उससे क्या है, उनका वेल्थ मैनेजमेंट का डिवीजन है, एसेट मैनेजमेंट का उनका डिवीजन है और भी एडवाइजरी कितने सर्विसेज है। तो एंजल वन को समझ में आ गया अगर मैं सिर्फ ब्रोकरेज में फोकस करूं तो आगे जाके मेरा EPS कैन बी एक्सट्रीमली वोलेटाइल, ठीक है। तो ये हो गया एंजल वन, इसलिए वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है और उनका जो SIP डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है आई थिंक दैट इज ग्रोइंग ऑलमोस्ट, आई थिंक नॉर्थ ऑफ 150% के आसपास, 150 to 100% के आसपास। सो बट देन अगेन इट डजंट कंट्रीब्यूट मच टू प्रॉफिट्स टुडे, बट अगेन दैट्स द बिग थिंग, राइट, कि वो SIP डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दूसरे म्यूचुअल फंड्स का डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं अपने क्लाइंट से, SIP करवाते अपना। तो एंजल वन का तो मतलब करोड़ों में क्लाइंट्स है, करेक्ट। सो दे कैन ऑलवेज क्रॉस सेल, करेक्ट। सो ये हो गई बात। आगे जाके वेल्थ मैनेजमेंट एंड ऑल दैट आएगा तो देखना पड़ेगा। लेकिन ऑफ कोर्स मुझे मैनेजमेंट से, एंजल वन से यही सुनना है अभी कि ये सब जो सेबी वेबी का ये सब जो चल रहा है, ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव में कभी ये रूल कभी वो रूल, अब आगे जाके देखना पड़ेगा इसमें फिनेंशियली कंपनी को क्या इंपैक्ट होता है, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग आई एम कंसर्न्ड अबाउट, ठीक है। और अगर मैं देख रहा हूँ, और वैसे भी एंजल वन को ना पहले ऑपरेटिंग लेवरेज मिल भी नहीं रहा था, ऑल्दो इनका सेल्स का ग्रोथ 60-70% के ऊपर था, लेकिन उनका पैट का ग्रोथ कुछ नहीं होता था, 15-20% होता था, बिकॉज उन्होंने IPL में भी बहुत खर्चा किया, राइट। तो अभी जब अपने IPL में इतना खर्चा किया, अभी जाके सेबी मतलब ये एफएनओ के पीछे लग गया, राइट। तो आगे जाके द सिचुएशन गेट्स अ लिटिल डाइसी फॉर एंजल वन, ठीक है। बट देन अगेन हमें बिजनेस को ट्रैक करनी है, राइट, और आगे देखना पड़ेगा बिजनेस किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एंजल वन। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दोस कंपनीज इन वन वीडियो, 28 मिनट्स का हुआ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। कोई अगर आपका क्वेरी हो, कोई आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आप अपना एक अलग ओपिनियन भी देना चाहते हो, आराम से दो, ठीक है। लेकिन वही है, स्टॉक लेना है कि नहीं लेना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। और कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि मैं Q2 का ये सब डिटेल्स कहां से लाता हूं, बिकॉज आपको BSE और NSE में जाना पड़ेगा। एक्सचेंज के वेबसाइट में जाके कंपनी का नाम लिखो और फिर वहां जाके अनाउंसमेंट में आपको ये सब मिलेगा। द अदर प्लेस वेयर यू कैन सी, राइट, जब PPT कॉन कॉल आता है एंड ऑल दैट, आप स्क्रीनर में जाके कंपनी का नाम लिख के डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पे आपको PPT कॉन कॉल मिलेगा। लेकिन ये अपडेट्स जो है जो वहां नहीं आता है, लेकिन स्क्रीनर में भी जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स के सेगमेंट में जाओगे तो आप देखोगे नीचे लेफ्ट में एक अनाउंसमेंट का जगह है। सो BSE NSE के वेबसाइट से थ्रू से जाओ, स्क्रीनर के थ्रू से जाओ, इट्स ऑल द सेम थिंग, राइट। तो जो भी मिलता है, एंड ऑफ कोर्स मेरा ये वीडियोस आपको देखने में मजा इसलिए आता है और क्यों बिकॉज ये एजुकेशनल होता है, बिकॉज पहले क्या हो रहा है उस पैटर्न पे मैं बात करता हूँ कि अभी क्या चल रहा है, राइट, रादर देन जस्ट गिविंग यू द नंबर विदाउट गिविंग यू द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड इट, है ना। सो यही हो गई। आपका अगर जो भी ओपिनियंस हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।